लोगों को आम एक अल्ट्रासाउंड का तो पता होता है, वो कहते हैं पेल्विक स्कैन कराना है, एब्डोमिनल स्कैन कराना है, तो इसमें एक टीवीएस होता है, ट्रांसवेजाइनल जो हम उसको स्कैन भी है। तो क्या टीवीएस अल्ट्रासाउंड बेसिकली है क्या, लोग इसको किस तरह समझें? ओके, जो टीवीएस है इसका मतलब है ट्रांसवेजिनल स्कैन। ठीक, इसको लोग आम जुबान में कहते हैं अंदरूनी अल्ट्रासाउंड। ठीक। सबसे पहले ये किया कैसे जाता है, एक प्रोब होती है जिसको वजाइना में रखा जाता है यूट्रस के बिल्कुल पास, और उससे यूट्रस और अंडेदानियों को बहुत क्लियरली देखा जाता है। ये इंफॉर्मेशन हम लोग एब्डोमिनल या पेल्विक स्कैन जो हम पेट के ऊपर से करते हैं उससे भी ले सकते हैं, लेकिन जो वजाइनल स्कैन से आपको इंफॉर्मेशन आती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग वो इसको डिवाइड कर लेते हैं कि जो प्रेगनेंसी रिलेटेड किन प्रॉब्लम्स में हम इनको यूज़ कर सकते हैं और गायनी की किन प्रॉब्लम्स में ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। वो लोग जो जैसे किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, वो सबसे बेस्ट उसके लिए मोडेलिटी ही ट्रांसवेजाइनल स्कैन है। इसी तरह अगर जो हार्ट बीट है, जो पेल्विक स्कैन है जो पेट के ऊपर से करते हैं, उस पे 7 वीक्स पे हमें नज़र आती है, जबकि वेजिनल स्कैन पे हम 5 to 6 वीक्स पे हार्ट बीट को देख सकते हैं। ये तो हो गई कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिसमें हम करते हैं। ठीक। तो डॉक्टर साहब ये जो गायनी के प्रॉब्लम्स हैं उसमें ये है कि हम अक्सर देखते हैं कि एट्रोफिक ओवरीज या एट्रोफिक यूट्रस के साथ हमारे पास लोग प्रेजेंट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने डॉक्यूमेंट करके देना होता है कि जी इनकी एट्रोफिक यूट्रस है और एट्रोफिक ओवरीज है और इसके साथ ये मां नहीं बन सकती। ये इंफॉर्मेशन भी एक्यूरेटली हम लोग वजाइनल स्कैन से कलेक्ट करते हैं। यानी इसके नीचे आप जो जितनी भी ट्यूब्स होती हैं उसका भी मुआयना कर सकते हैं, अंदरूनी साइड के अंदर जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल सकती है टीवीएस के। एग्जैक्टली। इसके अलावा जब हम इनफर्टिलिटी को मैनेज कर रहे होते हैं तो उसमें जो हम लोग फॉलिकुलर ट्रैकिंग करते हैं, जो हम एक्स का साइज मॉनिटर करते हैं, उसके लिए ये बेस्ट मोडेलिटी है। ठीक। इसके अलावा आईवीएफ करते हुए हम लोग इसी के साथ एक बारीक नीडल लगाकर ओवम पिकअप करते हैं और इसी टीवीएस के थ्रू हम एंडोमेट्रियम की मोटाई भी मेजर करते हैं और बाद में इसी टीवीएस के थ्रू हम लोग एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र भी करते हैं। ठीक है। तो ये गायनी के प्रॉब्लम्स हैं जिसमें टीवीएस का बहुत अच्छा रोल है। ठीक हो गया। यानी आप ये समझती हैं कि पेल्विक स्कैन, एब्डोमिनल स्कैन इससे कहीं जदीद है कि आपको टीवीएस करवाना चाहिए ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो एक गायनोकोलॉजिस्ट को समझने में आसानी हो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी जब हम प्रिपरेशन करते हैं यानी पेशेंट को रेडी करते हैं कि आपका टीवीएस करवाना है, तो उसके लिए पेशेंट को क्या करना होता है? कोई ख़ास तैयारी होती है, यानी आपने कोई खाना नहीं खाना होता, पेट खाली रखना होता है, या किसी भी वक्त करवा? ट्रांसवेजाइनल स्कैन के लिए जैसे हम देखते हैं कि जो हम लोग पेट से ऊपर स्कैन करते हैं, पेल्विक स्कैन जिसे हम कहते हैं, उसके लिए हम मरीज़ को कहते हैं मसाना भर के आएँ। ठीक है, यानी यूरिन रोकना है। एग्जैक्टली। लेकिन ट्रांसवेजाइनल स्कैन के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। ट्रांसवेजाइनल स्कैन में हम पेशेंट को कहते हैं आप ब्लैडर एम्प्टी करके आएँ, यानी आप बिल्कुल रिलैक्स होकर, हाँ जी, यूरिन पास करके आएँ। ठीक है। ठीक है। और दूसरा ये है कि पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि शायद ये एक पेनफुल प्रोसीजर है। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई पेन नहीं होता। कुछ पेशेंट्स को ये है कि जी इसमें इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो हम लोग टीवीएस प्रॉप पे एक कवर यूज़ करते हैं जो कि जब एक पेशेंट आता है तो उसके बाद डिस्कार्ड किया जाता है और नेक्स्ट पेशेंट के लिए न्यू प्रॉप कवर यूज़ किया जाता है। सो इससे इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। यानी इसकी हाइजीन्स का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल आप बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट आप ये समझती हैं कि पीसीओएसएस और पीसीओडी के बेशुमार पेशेंट रिपोर्ट होते हैं, इसके अंदर टीवीएस का क्या रोल है? क्या ओवेरियन जो सिस्ट या फाइब्रॉइड्स जो होते हैं उसको भी देखा जा सकता है? बिल्कुल। फाइब्रॉइड्स, ओवेरियन सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, एंडोमेट्रियोसिस, इन सब में ट्रांसवेजाइनल स्कैन रिकमेंडेड है। ठीक कि है। हमें ट्रांसवेजाइनल स्कैन करना चाहिए और इसी से ही हमें डायग्नोज करने चाहिए कि एंडोमेट्रियोसिस है या फाइब्रॉइड्स हैं या क्या प्रॉब्लम है। बस एक ये है कि हम लोगों की सोसाइटी में हम लोग अनमैरिड बच्चियों में इसको अवॉइड करते हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये अलाउड है। हाँ जी, अलाउड है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, टीवीएस की कोई टाइप्स भी होती हैं या टीवीएस स्कैन एक ही कैटेगरी का होता है? ट्रांसवेजाइनल स्कैन एक ही कैटेगरी का होता है, इसमें कोई टाइप्स नहीं है। ठीक है। और ये डे केयर प्रोसीजर होता है, एक ही दिन में होता है या कुछ घंटे में, कुछ मिनट्स में होता है? जैसे हम लोग एब्डोमेन के या पेल्विस के अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसी तरह ये भी 2 to 5 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। ठीक है। इसके
इसमें कोई स्पेशल आपको प्रिपरेशन नहीं करनी होती और इसके बाद में कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होते या कॉम्प्लिकेशंस इससे कुछ नहीं होती। जस्ट आप आते हैं, आप अपना स्कैन कराते हैं, 5 मिनट्स में मैक्सिमम हो जाता है एंड आपको उसी टाइम 5-10 मिनट्स में रिपोर्ट मिल जाती है एंड दैट्स इट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उसकी प्रेगनेंसी के अंदर अगर उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, इस दौरान में भी टीवीएस किया जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जैसे मैंने पहले भी बताया, एक तो हम एक टॉपिक प्रेगनेंसी के सस्पिशन में करते हैं, दूसरा ये है कि अगर किसी की बहुत स्टार्टिंग में बच्चे की ग्रोथ के प्रॉब्लम्स हों तो हम उसमें करते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि समटाइम्स बच्चेदानी की जो लंबाई है वो कम हो रही होती है, जिसकी वजह से हमें सर्कलाज लगाना पड़ता है या बच्चेदानी के मुंह पर टांका लगाना पड़ता है। इसमें टीवीएस रिकमेंडेड है। टीवीएस से हम लोग इस जो लेंथ है इसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। इस तरह हम फॉल्स स्टिच या फॉल्स मेडिकेशन से बच सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम प्रेगनेंसी की अगर बात करते हैं तो प्रेग्नेंट वोमेन में पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो तकरीबन 70% जो हमारी फीमेल्स हैं वो अनीमिक हैं, यानी अनीमिया का शिकार हैं, खून की कमी का शिकार हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर उनको खून की कमी होती है तो इसको डाइट के थ्रू या इंजेक्टेबल तरीके से बेहतरीन तरीका आपकी नज़र में क्या है? अच्छा, सबसे पहले ये है कि जो बुक्स कहती हैं ना, वो कहती हैं कि पाकिस्तान में जो अनीमिया का इंसिडेंस है ना वो 50 to 60% है। ठीक। लेकिन जब हम ओपीडी करते हैं ना, आपने भी देखा होगा कि ये 70 to 90% है। और स्पेशली रूरल एरियाज़ के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनमें ज़्यादा है। अगर हम इसकी रीज़न देखें ना तो इसमें ये है कि पे दर पे प्रेगनेंसी है। ठीक है, यानी उसमें गैप नहीं है। एग्जैक्टली। एक बच्चा है वो भी 1 साल का है तो जी अगला बच्चा पैदा हो गया। ठीक है, इसमें देखें माँ को भी नुकसान है और बच्चे को भी नुकसान है। जो आजकल के हमारे इकोनॉमी के हालात हैं आपके सामने हैं, उसमें खाना खाने को नहीं है। ठीक है, माँ बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही, बच्चा भी बीमार और माँ में भी खून की कमी। ठीक। ये जो है ये हमारी सोसाइटी में इसलिए है। अब आप जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, आप देखें उनकी बुक्स में ना अनीमिया का चैप्टर ही ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए किया गया है कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो 1 से 2 बच्चे लेते हैं तो अनीमिया का प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम डेवलपिंग कंट्रीज़ में है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें कॉन्ट्रासेप्शन पे भी फोकस करना चाहूँगी कि अगर हम कॉन्ट्रासेप्शन पे फोकस करें, देखें अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि 2 साल का वक्फा रखें। 2 साल का, और माँ बच्चे को 2 साल दूध पिलाए। 2 साल दूध वो तभी पिला सकेगी जब वो 2 साल का वक्फा करेगी। ठीक है, तो इसलिए अगर हम एक कॉन्ट्रासेप्शन पे फोकस करें, माँ अपनी डाइट अच्छी करे तो उससे खून की कमी बेहतर हो सकती है। दूसरा ये है कि हमें किस तरीके से हम लोग अनीमिया को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर हम डिपेंड करता है, अगर तो पेशेंट को कोई सिम्टम इतने नहीं है और उसकी एज भी 9-10 के राउंड अबाउट है तो हम लोग उसको ओरल मेडिकेशंस पे भी डाल सकते हैं।